नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित कोर्स बीए द्वितीय वर्ष के लिए भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बनाना सीखेंगे। इस फाइल का चौथा अध्याय है औद्योगिक आंकड़ों का निरूपण, जिसमें हम बहुरेखीय आरेख, पट्टिका ग्राफ, दंड आरेख, ब्लॉक पुंज आरेख, यातायात प्रवाह आरेख बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक आंकड़ों का निरूपण में पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुरेखीय आरेख क्या है, विस्तृत रूप से समझाइए। इसमें लिखेंगे, निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत यह साधारण रेखीय ग्राफ के समान ही है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इस ग्राफ को बनाते समय एक से अधिक निष्कोण वक्र बनाए जाते हैं। या तो इन वक्रों पर बाद में नाम लिख दिया जाता है अथवा अलग अलग रंगों से इन्हें बनाकर संकेत बना दिया जाता है। इस प्रकार इस ग्राफ में एक से अधिक निष्कोण वक्र होने के कारण ही इसे बहुरेखीय ग्राफ कहा जाता है। विशेष रूप से यह आरेख भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने अथवा उनकी तुलना करने हेतु प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पट्टिका ग्राफ किसे कहते हैं, इस पर एक विस्तृत भौगोलिक लेख लिखें। इसमें लिखेंगे, इसे मिश्रित रेखा आरेख भी कहते हैं। इस आरेख को बनाने हेतु आंकड़ों को विभिन्न विभागों तथा उनके योग को प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग आबाएं भर देते हैं, जिससे अलग अलग उपभागों की पट्टिकाएं निर्मित हो जाती है, इसलिए इसे पट्टिका ग्राफ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किसी भी सामान का निर्यात मूल्य लेते हुए एक बहुरेखीय आरेख पॉलिनीनियन ग्राफ का निर्माण करें। नोट रेखा चित्र सामने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में लिखेंगे बहुरेखीय आरेख। निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत यह साधारण रेखीय ग्राफ के समान ही है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इस ग्राफ को बनाते समय एक से अधिक निष्कोण वक्र बनाए जाते हैं, या इन वक्रों पर बाद में नाम लिख दिया जाता है अथवा अलग अलग रंगों से इन्हें बनाकर संकेत बना दिया जाता है। इस प्रकार इस ग्राफ में एक से अधिक निष्कोण वक्र होने के कारण ही इसे बहुरेखीय ग्राफ कहा जाता है। विशेष रूप से यह आरेख आरेख भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने अथवा उनकी तुलना करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके यहाँ लिखेंगे वर्ष, संशोधित दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, और यहाँ पर 1901 से 11, 1911 से 21, 21 से 31, 31 से 41, 41 से 51, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर दोस्तों आगे यहाँ पर एक और टेबल ड्रॉ करके उसमें लिखेंगे 1981 से 91, 91 से 2000, 2000। तो इसमें दोस्तों यहाँ 31.9, इस प्रकार से दोस्तों 29.9, इस प्रकार से टेबल में लिखेंगे। फिर इसमें इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, भारत में संशोधित जन्म एवं मृत्यु दर के आंकड़े बहुरेखीय ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। यहाँ संकेत ए प्राकृतिक वृद्धि दर, और बी संशोधित मृत्यु दर, और सी संशोधित जन्म दर। दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से है। यहाँ पर लिखेंगे ये बहुरेखीय आरेख है। इस पर इसमें यहाँ पर वर्ष 1901 से 11, 11 से 21 इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर ये दर है और इसमें ये अलग अलग आंकड़े हैं। जो ए है ये दिखाता है प्राकृतिक वृद्धि दर को, और जो बी है ये दिखाता है अशोधित मृत्यु दर को, और सी जो है ये ग्राफ वो दिखाता है संशोधित जन्म दर को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ग्राफ आपने बना लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 4 है, निर्धारित निर्यात मूल्य लेते हुए एक पट्टिका ग्राफ बैंड ग्राफ का निर्माण करें। नोट चित्र सामने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो इसमें लिखना है, इसे मिश्रित रेखा आरेख भी कहते हैं। इस आरेख को बनाने हेतु आंकड़ों के विभिन्न उप विभागों तथा उसके योग को प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग आंकड़ों के संचयी मूल्यों के अनुसार वक्र बनाकर उसमें अलग अलग उपविभागों की पट्टिका निर्मित हो जाती है, इसलिए इसे पट्टिका ग्राफ कहते हैं। और लिखेंगे कि कई वस्तुओं तथा लंबे समय के आंकड़ों को प्रदर्शित करने में यह ग्राफ महत्वपूर्ण है। उदाहरण, भारत में सन 1950 से 51 से 2000 2001 तक के विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन को पट्टिका ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ फसलें, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, इस प्रकार से दोस्तों आप टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे पट्टिका ग्राफ बनाएंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वर्ष है 1950 से 51, 60 से 61, 1970 से 71। इस प्रकार से यहाँ संकेत इस प्रकार से, ये गेहूं का, ये गेहूं प्लस चावल, ये गेहूं प्लस चावल प्लस मोटा अनाज। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉक आरेख किसे कहते हैं, इसका उपयोग एवं लाभ बताएं। इसमें लिखेंगे इकाई वर्ग आरेख में जहां मूल्यों को दर्शाने के लिए समान आकार के वर्गों की संख्या अपनाई गई मापनी के अनुसार निर्धारित होती है, वहीं वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य की पृथक वर्ग बनाकर दर्शाया जाता है, जिसकी भुजा मापनी के आधार पर ज्ञात करते हैं। इन वर्गों को एक साथ एक ही बड़े वर्ग में भी दर्शाया जा सकता है तथा एक ही आधार पर अलग अलग वर्ग बनाकर भी दर्शा सकते हैं। मूल्यों में काफी अंतर होने पर वर्ग ब्लॉक आरेख की आवश्यकता पड़ती है। खंड आरेख या ब्लॉक आरेख का प्रयोग किसी तंत्र की रचना अथवा किसी प्रक्रिया के उच्च स्तरीय दृश्यात्मक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी के संचार में इनका हार्डवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन तथा प्रक्रियाओं के प्रवाही आरेख को प्रदर्शित करने के लिए बहुतायत से उपयोग किया जाता है। ब्लॉक आरेख बनाने के लिए प्रधानतः आयत और वृत्त आलेख आदि ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंड आरेख क्या है एवं उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालें। तो इसमें लिखेंगे दंड आरेख, दंड भौगोलिक आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें उत्पादन संबंधी तथा जनसंख्या संरचना के विभिन्न पक्षों का विवरण प्रमुख है। इसके विभिन्न प्रकार निम्न है। सरल दंड आरेख, जब पदों की संख्या अधिक नहीं होती है तो सरल दंड आरेख बनाकर पदमाला के मूल्यों के किसी एक गुण को दर्शाते हैं। ध्यान रहे कि पदमाला के मूल्यों में काल श्रेणी के पदों से के ढक से घटते बढ़ते रूप में बनाते हैं। जैसे भारत में कुल राज्यों की जनसंख्या घनत्व स्तर पर आरेख द्वारा दर्शाना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम राज्यों को अधिक से कम घनत्व के आंकड़ों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या वर्ष में है। और लिखेंगे कि बहुदंड आरेख में, मिश्रित दंड आरेख में दो तथ्यों के समकों की आपस में तुलना की जाती है। एक या एक से स्थान से संबंधित दोनों तथ्यों को परस्पर मिलाकर बनाते हैं, लेकिन दो स्थानों या वर्षों के मिश्रित दंडों के मध्य समान रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। दोनों दंडों को अलग अलग रंगों या चिन्हों से दर्शाते हैं। मिश्रित दंड आरेख में लिखेंगे जब एक ही स्थान या समय के विभिन्न गुणों के योग तथा उनके गुणों की संख्या गुणों की मात्रा को दर्शाया होता है तो मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही दंड को विभाजित किया जाता है, इसलिए इसे अविभाजित दंड आरेख भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेखों की रचना करने के लिए सबसे पहले दंड आरेख की तरह किसी मूल्य के कुल योग के बराबर स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद इस स्तंभ को मूल्य के अनुपात में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार इसमें एक ही दंड में अनेक गुणों तथा उनका योग प्रदर्शित किया जाता है। सभी दंडों में गुणों के प्रदर्शन का क्रम समान होता है तथा इन्हें विभिन्न छाया या चिन्हों से अंकित करते हैं। आरेख के स्तंभों की संख्या एक से अधिक होने पर स्तंभों में मूल्यों के उप विभागों का क्रम एक समान रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मत्स्य उत्पादन के नवीनतम आंकड़े लेते हुए एक ब्लॉक पुंज आरेख का निर्माण करें। नोट रेखा चित्र सामने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। यहाँ आंसर में लिखेंगे ब्लॉक पुंज आरेख में मूल्यों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे घन पुंज के रूप में बनाकर एक दूसरे के साथ वे ऊपर रख देते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक निश्चित मापनी जैसे एक घन बराबर 2 टन या 5 टन आदि के अनुसार समान आकार के घनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके यहाँ देश और यहाँ उत्पादन 1000 टन में, भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टेबल में लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि निश्चित मापनी से प्राप्त यह घन दिए गए मूल्यों पर निश्चित भाग प्रदर्शित करता है तथा माप की इकाई का काम करता है। यहाँ घनमूल की गणना करना आवश्यक नहीं है। घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या में इकाई घन द्वारा प्रदर्शित की गई संख्या का भाग देते हैं। जैसे यह मान लिया जाए कि यह एक उत्पादन को दर्शाने वाले घनों आदि की संख्या क्रमशः 413, 37.2, 15.5, 14.3 तथा 86 होगी।
फिर दोस्तों इस प्रकार से हम ब्लॉकपुंज आरेख बनाएंगे। ये भारत के लिए, ये चीन, ये श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया 20,000 मीट्रिक टन को दर्शाता है। ये उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और आपने बना लिया भी होगा। अगला क्वेश्चन है, दंड आरेख किसे कहते हैं? परिभाषित करें एवं औद्योगिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक सरल दंड आरेख का निर्माण कीजिए। नोट चित्र सामने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, दंड आरेख द्वारा भौगोलिक आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें उत्पादन संबंधी एवं जनसंख्या संरचना के विभिन्न पक्षों का विवरण प्रमुख है। दंड आरेख बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का मद्देनजर रखते हुए नजर रखते हैं जो निम्नलिखित है, जिसमें दंड आरेख के सभी दंडों की मोटाई तथा एक दंड से दूसरे दंड के मध्य की दूरी एक समान होनी चाहिए। दंडों की मोटाई का निर्माण किसी नियम के अनुसार न करके पद मूल्यों की संख्या व कागज के आकार को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए। दंडों की मोटाई इतनी हो कि दी गई सीट पर आ जाए तथा उपयुक्त लगे, अतः इसमें व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और लिखेंगे कि सदैव विभिन्न दंडों के मध्य की दूरी समान रखते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह दूरी एक दंड की मोटाई से कुछ कम हो। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर निम्न दंड आरेख बनाए जा सकते हैं। यहाँ जनसंख्या, वर्ष और यहाँ पर साक्षरता, इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि जब पदों की संख्या अधिक नहीं होती है तो सरल दंड आरेख का निर्माण किया जाता है। सरल दंड आरेख बनाकर पदमाला के मूल्यों के किसी एक गुण को दर्शाते हैं। ध्यान रहे कि पदमाला के मूल्यों में काल श्रेणी के पदों के क्रमानुसार तथा अन्य प्रकार की श्रेणियों में पदों के दंड घटते बढ़ते रूप में बनाते हैं। जैसे भारत के कुछ राज्यों का जनसंख्या घनत्व आरेख द्वारा दर्शाना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम राज्यों की अधिक से कम घनत्व के आंकड़ों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर दोस्तों इसमें ये हम ग्राफ बनाएंगे सरल दंड आरेख का, जिसमें यह भारत में साक्षरता दर 1951 से 2001 को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत में और यहाँ पर जनगणना वर्ष, और इस प्रकार से यह दंड आरेख बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने ये बना लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित दंड आरेख एवं बहुदंड आरेख के भेद स्थापित करें। तो मिश्रित दंड आरेख सरल दंड आरेख की भांति प्रत्येक इकाई के संपूर्ण योग के बराबर अलग अलग दंड बना देते हैं। प्रत्येक स्तंभ को विभाजित करने के लिए उनके सभी संचयी योग का सहारा लिया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक घटक के संकेत के अनुसार रंग या छाया भर देते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम मानों को ध्यान में रखते हुए उचित मापने का चयन करते हैं। इसके पश्चात दिए गए आंकड़ों के दंड बनाए जाते हैं। अंत में आरेख का शीर्षक अंतर्वस्तु, आंकड़ों का प्राप्ति वर्ष, मापनी संकेतिका, आंकड़ों के प्राप्ति का स्रोत आदि अंकित कर देते हैं। बहुदंड आरेख, इसमें लिखेंगे, जब पदमाला में स्थान या समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हो तो बहुदंड आरेख के द्वारा उनका तुलनात्मक चित्रण किया जाता है। इन आरेखों में एक समय या एक स्थान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के स्तंभों को एक दूसरे से सटाकर बनाते हैं। फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़कर उन वस्तुओं के दूसरे समय के आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का सटाकर बनाया जा सकता है। फिर लिखेंगे कि स्तंभों को सटाकर बनाते समय दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। सभी स्तंभ समूह में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का क्रम समान होना चाहिए। सभी समूह के एक वस्तु से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया या रंग होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, यातायात परिमाण आरेख क्या है? विस्तृत लेख लिखिए। दोस्तों यहाँ पर यातायात परिमाण या यातायात प्रवाह आरेख भी कहते हैं इसे। यातायात प्रवाह आरेख के द्वारा विभिन्न मार्गों पर यात्रियों या सामान का दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक प्रवाह परिवहन की संख्या प्रदर्शित किया जाता है। इसमें परिवर्तन मार्ग यातायात प्रवाह की मात्रा के अनुपात में बनाए जाते हैं। दो स्टेशनों के मध्य निश्चित संख्या के अनुसार ही मोटी पतली रेखाएं होती है। सड़क यातायात गणना के लिए एक अन्य परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। यदि विचार हानि क्षेत्र में अनेक सड़कों के विषय में आंकड़े उपलब्ध हैं तो सड़क एक खंड के सहारे, जहां उदाहरण के लिए
समय की एक अवधि में 100 गाड़ियां जाती है तो वहां एक बिंदु में रेखा बनाई जा सकती है, और जहां 200 हो तो वहां बिंदु में दोहरी रेखा इत्यादि। इससे बढ़कर एक परिष्कार यह होगा कि एक दिशा के यातायात के लिए काले बिंदु, दूसरी के लिए लाल बिंदु या भिन्न गाड़ियों के लिए भिन्न आकार के बिंदु बनाए जाते हैं। इसमें कम त्योरे वाला एक परिवर्तन यह होगा कि मार्ग मार्ग प्रतिरूप की चौड़ाई की दोहरी रेखा से खींचा जाए और फिर एक मात्रात्मक मापनी के अनुसार छायांकन या रंग से भरा जाए। इसमें लिखेंगे एल्बर्ग डलहमेन वाशिंगटन विश्वविद्यालय का कार्य, जिसमें विविध यातायात प्रवाह मानचित्रों से प्रचुरता के साथ समझाया गया प्रकाशित कार्य सम्मिलित है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है इसके अमेरिकन कम्युनिटी सिएटल वाशिंगटन में संयुक्त राज्य के रेल यातायात फ्लो, मिसिसिपी पर बाजरा तथा बेड़ा यातायात, ग्रेट लेक्स तथा पूर्वी तट पर कोयले का संचालन तथा सूखा नौबार पेट्रोलियम तथा कुल माल के रूप में अमेरिका के विदेशी तथा घरेलू समुद्री व्यापार के प्रवाही मानचित्र मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, औद्योगिक आंकड़ों के निरूपण के लिए एक मिश्रित दंड आरेख का निर्माण करें एवं प्रश्न की मांग के अनुसार निर्धारित आंकड़ों का संकलन करें। रेखा चित्र सामने ड्राइंग शीट पर। तो यहाँ पर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे कोयला, लोहा व तेल उत्पादक मीट्रिक टन में। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करके बेल, साल्ट, IOL, TLX कुल इस प्रकार से 2001, 2, 2008, 9, 2015, 2016 इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों टेबल में लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखना है जब एक ही स्थान या समय के विभिन्न गुणों के योग तथा उनके गुणों की मात्रा को दर्शाना होता है तो मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही दंड को विभाजित किया जाता है, इसलिए उसे उपविभाजित दंड आरेख भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेखों की रचना करने के लिए सबसे पहले दंड आरेख की तरह किसी मूल्य के कुल योग के बराबर स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद इस स्तंभ को मूल्य के अनुपात में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार इसमें एक ही दंड में अनेक गुणों तथा उनका योग प्रदर्शित किया जाता है। सभी दंडों के गुणों के प्रदर्शन का क्रम समान होता है तथा इन्हें विभिन्न छाया या चिन्हों से अंकित करते हैं। आरेख में स्तंभों की संख्या एक से अधिक होने पर सभी स्तंभों के मूल्यों के उपविभागों का क्रम एक समान रखा जाना चाहिए ताकि तुलना करने में आसानी रहे। यह है दोस्तों मिश्रित दंड आरेख। तो यहाँ पर ये 200, 400, 600, 1200 ये मीट्रिक टन में, और यहाँ पर ये दोस्तों ये अलग अलग है बेल, चार्ल्स, IOL, INC। इस प्रकार से आप इसको मिश्रित दंड आरेख को बनाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आरेख आपने बना लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। पाठ्यक्रमानुसार औद्योगिक आंकड़े लेते हुए बहुदंड आरेख का निर्माण करें। तो इसमें लिखेंगे बहुदंड आरेख में दो तथ्यों के समंकों की आपस में तुलना की जाती है। एक अवधि या एक स्थान से संबंधित दोनों तथ्यों को परस्पर मिलाकर बनाते हैं, लेकिन दो स्थानों या वर्षों के मिश्रित दंडों के मध्य समान रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। दोनों दंडों को अलग अलग रंगों या चिन्हों से दर्शाते हैं। फिर लिखेंगे चित्र के अनुसार बाईं ओर ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापनी गई तथा आधार रेखा के नीचे जनगणना वर्षों के अनुसार तुलनात्मक रूप से में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात दर्शाया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात 1901 से 2001 इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आंकड़े आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ यहाँ पर 1901 से 2001 का लिया हुआ है, आप 2011 से 2021 का ले सकते हैं लेटेस्ट। फिर यहाँ पर है संक्षेप में साधारण दंड आरेख में प्रत्येक स्तंभ अलग अलग बनाया जाता है, परंतु बहुदंड आरेख में स्तंभों को आवश्यकता अनुसार संख्या में एक दूसरे से मिलाकर बनाते हैं। दोनों प्रकार के आरेखों में स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने की विधि समान होती है। स्तंभों को सटाकर बनाते समय दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम, सभी स्तंभ समूह में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का क्रम समान होना चाहिए तथा द्वितीय बात यह है कि सभी समूह के एक वस्तु से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया या रंग होना चाहिए।
ये है दोस्तों बहुदंड आरेख, जिसमें ये ग्रामीण लिंगानुपात को दर्शाता है और ये नगरीय लिंगानुपात को दर्शाता है। राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात 1901 से 2001। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको दिखने में आसानी हो इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 1901, 1911, 21, 31, इस प्रकार से 2001 तक। ये आंकड़े आप अपने हिसाब से लेकर, लेटेस्ट है तो 2011 तक भी लिया जा सकता है। यह है दोस्तों मिश्रित यहाँ पर बहुदंड आरेख। बना लिया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानारेख किसे कहते हैं? यातायात परिमाण मानारेख बनाने की विधि को उदाहरण से समझाइए और ड्राइंग शीट पर मानचित्र भी बनाइए। तो लिखेंगे पांड रेखा मानचित्र का चित्रात्मक प्रदर्शन, जिसमें किसी तथ्य के विवरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मानचित्र की सीमाओं से संबंधित क्षेत्र की कुल आकृति, मार्गों आदि को विकृत रूप में दिखाया जाता है। यह कुछ सीमा तक व्यंग्य चित्र मानचित्र मानरेख वर्णनबद्ध उच्चद भी कहते हैं। और लिखेंगे कि यातायात परिवहन मानचित्र को बनाने की प्रमुख विधियां दो प्रकार की होती है। प्रथम विधि, जिसमें परिवहन मार्गों को यातायात प्रवाह की मात्रा के अनुपात में मोटा पतला बना दिया जाता है। प्रथम विधि के अनुसार मानचित्र मानरेखा बनाने की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण की जाती है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप या प्ले करते हुए आप इसे अपनी फाइल में पूरा कीजिए। इसमें पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम अभीष्ट क्षेत्र की रूपरेखा मानचित्र की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के परिवहन मार्गों की स्थिति संबंधी मानचित्र में अंकित होनी चाहिए। मानरेखा में प्रदर्शित माल, मनुष्य एवं संदेशों से संबंधित सही परिमाणिक आंकड़े। यातायात प्रवाह मानरेखा एक प्रतीकन जिसमें दो बिंदुओं के बीच यातायात प्रवाह को निष्कोण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें यातायात प्रवाह में मूल और गंतव्य बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके लिए तीर के सिरे को प्रवाह रेखा के अंत में दिखाते हैं। मान रेखा में आंकड़ों, माल, मनुष्य एवं संदेशों से संबंधित के परिसर को ध्यान में रखकर मापनी निश्चित की जाती है। मापनी निश्चित कर लेने के पश्चात वास्तविक मान में मापनी का भाग देकर मार्ग की चौड़ाई याद कर ली जाती है। इसके बाद मान रेखा में पिन केंद्रों के मध्य वहन दिखाना है। इसकी स्थिति सहायक मानचित्रों की सहायता से अंकित की जाती है और उन स्थानों को उस केंद्र से मिला देते हैं जहां से वहन शुरू होता है। उस विभिन्न केंद्रों को केवल सरल रेखाओं से मिला देते हैं। और लिखेंगे कि अब दो केंद्रों के बीच जितना वहन होता है उसी अनुपात में मार्ग की चौड़ाई में बनाते हैं। इस तरह इस चौड़ाई के बीच में काला रंग भर देते हैं। यह बना हुआ चौड़ा मार्ग उसके बीच वहन का परिमाण प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार विभिन्न केंद्रों के बीच मार्ग को मोटा पतला बना देते हैं। तत्पश्चात इस विभिन्न केंद्रों की स्थिति बनाने के लिए बीच में छोटे खाली गोले बनाकर उसमें अंक अंकित कर देते हैं तथा उनका क्षेत्र संकेत दे दिया जाता है। मार्ग का रूपरेखा मानचित्र की सीमा के बाहर की ओर जिस केंद्र की ओर मार्ग जा रहा है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे ये नज़र को यहाँ पर दोस्तों उस हिसाब से मार्गों की चौड़ाई मापनी बनाने के लिए सुविधा अनुसार एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तथा इसके बाईं ओर एक लंब डालिए। उस पर 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर आदि अंकित कर देते हैं तथा सबसे बड़ी रेखा 1 मिलीमीटर वाली उसके बाद मापनी का क्षैतिज रेखा के सामने 1 मिलीमीटर बराबर जितना परिमाण का वहन होता है वह मान लिख दिया जाता है। मान रेखा के अंत में इसके शीर्षक में केंद्र अथवा क्षेत्र का नाम, अंतर्वस्तु आंकड़े पर प्राप्ति वर्ष, सांकेतिका, मापनी आंकड़ों का प्राप्ति स्रोत आदि अंकित कर देते हैं। द्वितीय विधि में लिखेंगे, इसमें परिवहन की मात्रा के अनुसार महीन रेखाएं खींच दी जाती है तथा उनकी संख्या के अनुपात में परिवहन के परिमाण को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों यातायात परिवहन को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर नागौर उसके आसपास का क्षेत्र दिखाया गया है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पैमाना लिया गया है 1 mm बराबर 10, बस उस हिसाब से आप अपने क्षेत्र के हिसाब से परिवहन को दर्शा सकते हैं।